भैया देखिए, लोकसभा का 2 चरण होता है। पहले चरण में वो हमारे चरण में होते हैं, यानी जो चरण होते हैं ना जी वो हमारे चरण में होते हैं। अभी देखिए ना कैसी कैसी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं सबसे, सबको देखिएगा गला लगा लगा कर। फोटो सेल्फी ले अरे आप उनके पास चले जाइए, ऐसे बात करेंगे जैसे लगेगा इनसे बड़ा सज्जन कोई आदमी है नहीं। अगर जीत गए गलती से तो उनसे बड़ा दुर्जन आपको कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि तब आप उनके चरण में चले गए। इसलिए मैंने कहा 2 चरण में है, पहले वो हमारी चरण में, बाद में हम उनकी चरण में। देखिए गिरिराज सिंह जी को सिर्फ हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इसको पाकिस्तान भेज देंगे, उसको पाकिस्तान भेज देंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग, यही 4-5 मुहावरे याद हैं। यह था चेरिया, वहाँ पर एक मंदिर में उनका गमछा पगड़ी गिरवी रखा हुआ है और वो गमछा हनुमान जी के चरण में है। और वहाँ उन्होंने आज से 4.5 साल पहले प्रण लिया था और महादेव की कसम खाई थी। तो महादेव की कसम खाई थी कि अब हम इस अंग वस्त्र को तब धारण करेंगे जब चेरिया पुल का निर्माण, और जीतते ही सबसे पहला काम करूँगा कि मैं चेरिया पुल का निर्माण कराऊँगा। वो हमारे पूर्व सैनिक वर्ग की एक टीम को उन्होंने अपमानित किया था। हालांकि हमारी जो पूर्व सैनिक की टीम थी, प्रतिनिधि मंडल बोलेंगे, वही लोग उनसे मिलने गए थे। लेकिन जब मिलने गए वहाँ आईओसी के गेस्ट हाउस में, वहाँ पर उन्होंने ना सिर्फ उनके काम करने से, प्रतिवेदन लेने से मना कर दिया, बल्कि बैठने भी नहीं दिया, अपमानित किया। बोला आप जाइए, हम आपके वोट से नहीं जीतते हैं, जाइए जाके विरोध कीजिए। वहाँ और भी लोग थे, चारों तरफ घिरे हुए थे। एक पूर्व सैनिक को ऐसे फरियादी के रूप में इतने लोगों के बीच में जलील करना थोड़ा अटपटा लगता है। उस समय हो सकता है उनका दिमाग बहुत ज़्यादा घमंड से चढ़ा हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हम हैं सौरभ कुमार। अभी हम मौजूद हैं भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी, वायुसेना के पूर्व अधिकारी हैं और जो कि विंग कमांडेंट भी कह सकते हैं इनको, और रिटायर्ड हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। हमारे साथ रंजीत कुमार जी हैं और ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, आप लोग जानते भी हैं, इनसे वाकिफ़ भी हैं हर तरह से। तो आइए जानते क्या माहौल है, क्या कहते हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच, आपका भी अभिनंदन है। सर सबसे पहला सवाल ये बताइए, सीपीआई के उम्मीदवार जो कि अवधेश राय हैं, उनका समर्थन आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से जो अभी जितने उम्मीदवार खड़े हैं इस लोकसभा के चुनाव में बेगूसराय क्षेत्र से, उसमें सबसे सटीक उम्मीदवार जो एक बराबर का बैलेंस बना करके लीडरशिप दे सकते हैं, उसमें मुझे अवधेश राय ही सबसे सटीक लगते हैं। तो समर्थन इसलिए कर रहे हैं आप? जी। अच्छा, ये बताइए, सांसद गिरिराज सिंह का आप विरोध क्यों कर रहे हैं? लोकसभा का चुनाव आएगा, उस समय सांसद महोदय हमारे चरणों में होंगे। तब तक हम उनके चरणों में थे, तो हमने कहा जब वो हमारे चरणों में होंगे तो हमारा संवैधानिक हक है, लोकतांत्रिक हक है कि हम अपनी बात मुद्दों की आवाज़ में हम लोगों तक बताएंगे। हमने उसी काम को करने के लिए वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया का सहारा लिया और वो वीडियो हमने प्रसारित कर दिया। उस वीडियो के काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाने के बाद तरह तरह की बातें हुई और धीरे धीरे ये माहौल ऐसा बनता चला गया कि उन्होंने कभी मुझे अपने पास बातचीत के लिए बुलाने का सोचा भी नहीं, ना उन्होंने मुझे संपर्क किया, वरन हमें उनके द्वारा प्रायोजित बीजेपी आईटी सेल के गुंडे के द्वारा, गुंडे बोल रहा हूँ इसलिए कि वो हैं तो लड़के लेकिन बीजेपी आईटी सेल के थे, और जब कोई धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है, तो हमारे जैसा व्यक्ति जो कि डिफेंस फोर्सेस से एक रिटायर्ड अधिकारी रहा है, तो हम इन धमकियों को कैसे लेते हैं ये तो मुझे मालूम है। बट बहुत शर्म आती है मुझे कि इस नीचता तक वो पहुंच गए, और वहीं कहीं न कहीं मेरी नज़दीकी महागठबंधन के उम्मीदवार अवधेश राय से होता चला गया।
उनके मंत्रालय के द्वारा जो किया जा सकता था उसकी बात कीजिए, जहां वो विफल रहे कंप्लीटली, क्षेत्र के विकास करने में विफल रहे, किसी ढंग के अस्पताल या शैक्षणिक कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ लाने का उन्होंने कभी प्रयत्न नहीं किया, उनके द्वारा किसी भी ढंग का रोजगार का सृजन यहाँ नहीं हुआ। यहाँ पर फर्टिलाइज़र जो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की वाजपेयी जी सरकार थी उस समय बंद हुआ था, और कई अन्य फर्टिलाइज़र भी बंद हुए थे उस समय, उसको चालू कराने के नाम पे एक छद्म रूप दिया गया हर्ल का। हर्ल जो है जबकि उद्यमी कंपनी है IOCL और NTPC का, उसमें आपने फर्टिलाइज़र की ज़मीन पर आराम से हर्ल बना लिया और प्लान है कि उसको 100% प्राइवेटाइज किया जाए। और जब वहाँ रोज़गार की बात आई तो कोई रोज़गार लोकल लोगों को नहीं मिला। पेप्सी की कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है वो यहाँ पर आई, वहाँ पर किसी लोकल रोज़गार को आपने सृजित नहीं किया, करवाया, जबकि आपकी पहुँच थी, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो व्यक्ति हैं सांसद महोदय के, उनको उन्होंने आर्थिक फ़ायदा दिलवाया। उनके पेट्रोल पंप से पेट्रोलियम प्रोडक्ट पेप्सी में आता है, जो कि दूर का एक पेट्रोल पंप है, ऐसा मीडिया में मैंने देखा है। इनके कहीं पे कुछ है ही नहीं। अरे भैया, क्षेत्र की तो विकास की बात छोड़िए, मैं आपको एक अनोखी बात बताता हूँ, बीजेपी का विकास इन्होंने नहीं किया। बीजेपी के ऑफिस के लिए, जिला ऑफिस के लिए इन्होंने 2 करोड़ रुपया का फंड उठवा लिया, आज तक नहीं बना है वो। सर ये बताइए, बीजेपी की तरफ से किस तरह का रिएक्शन आपको मिल रहा है, क्योंकि आप तो डायरेक्ट एक सांसद पे हमला कर चुके हैं और आप हाईलाइट भी हो चुके हैं, तो क्या कुछ हो रहा है अभी? कोई रिएक्शन नहीं है। इसकी वजह है क्या वजह है? बीजेपी, बेगूसराय में बीजेपी रही क्या? बेगूसराय में बीजेपी के अध्यक्ष का नाम कितने लोग जानते हैं? हो सकता है आप भी नहीं जानते होंगे। जिलाध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। जानते हैं? नहीं, आप इसलिए जानते हैं कि आप पत्रकारिता हैं, मशहूर पत्रकार हैं। आम लोगों से बात कीजिए कि जिला अध्यक्ष को नहीं पहचानता है लोग, उपाध्यक्ष को नहीं पहचानता है। बीजेपी खत्म, सिर्फ गिरिराज दा, गिरो दा, बीजेपी खत्म। ये उसी पैटर्न की चीज़ है, जैसे देश में बीजेपी खत्म, मोदी मोदी यही लोग सुनता है। कहा गया कि मोदी जी 543 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कहा कि वाह, भारतीय लोकतंत्र जो है वो अब अमेरिकन लोकतंत्र की तरफ चला गया। अब हम डायरेक्ट अपने प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं, 543 सीट से वही खड़े हैं, बाकी सब तो नकारा निकम्मा है। आप कुत्ता बिल्ली को खड़ा कर दीजिए तब वो भी जीतेगा। आप आदमी को खड़ा करने की ज़रूरत क्या है, किसी को कर दीजिए। यानी कहा जाए तो बेगूसराय का जनता बेगूसराय को बेटा को मांग रहा है, ये बात तो सही है? देखिए, ये बीजेपी का इंटरनल मामला है, लेकिन एक मुद्दा अवश्य है जो मैंने क्षेत्र में घूमते हुए भी और स्वयं भी मेरे जहन में है। बीजेपी किसी एक व्यक्ति को ही टिकट दे सकता था, ये तो सत्य है। दूसरे व्यक्ति को अगर टिकट नहीं मिला और वो दावेदार रहे तो वो कोई बात नहीं है। मुद्दा दूसरा है। उन्होंने एक, राकेश सिन्हा की बात में कर रहा हूँ, राकेश सिन्हा जी ने एक वीडियो बना के डाला था कि उनको गिरिराज सिंह के द्वारा माँ बहन की गाली दी गई। अरे भैया, एक राज्यसभा सांसद को एक लोकसभा का सांसद माँ बहन की गाली दे रहा है। दोनों भी एक पार्टी का? दोनों एक पार्टी के। क्यों? क्योंकि वो शालीन है, ये उद्दंड है। तो मैं क्या समझूं इसको? इस बात के लिए कहीं न कहीं बेगूसराय की जनता में नाराज़गी है कि ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं। अगर ये बेगूसराय के होते तो बेगूसराय के लोगों को गाली नहीं देते। आज ही की एक घटना है। पहले तो इन्होंने अपने नॉमिनेशन के दिन बेगूसराय की जनता को देशद्रोही घोषित कर दिया। अपने कार्यकर्ताओं को इन्होंने कहा कि किसी देशद्रोही से वोट मांगने मत जाना। इसमें देखिए दो बात है। गिरिराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री को पता है कि बेगूसराय के 21,86,000 के मतदाता में कौन कौन लोग देशद्रोही हैं,
और ये बात मंच से जब बोल रहे हैं कि उसके पास मत जाना, तो मतलब कार्यकर्ता को भी पता है कि कौन कौन देशद्रोही हैं। बहुत जघन्य चीज है कि एक भारत सरकार का एक कैबिनेट मंत्री यह जानते हुए कि बेगूसराय के कौन कौन लोग देशद्रोही हैं उसको सार्वजनिक रूप से नहीं बता रहा, और उन्होंने सरकार को इस बात की सूचना नहीं दी है। क्या ये गंभीर मामला नहीं है? क्या ये कोई कैबिनेट मंत्री ये जानते हुए कि कोई आतंकवादी है, देशद्रोही है, क्रिमिनल माइंडेड है इस ढंग का, तो उसको ये बात सार्वजनिक नहीं कि अरे भैया हमें भी जानने का हक है, हो सकता है हम जहाँ रह रहे हो, मेरे घर के अड़ोस पड़ोस ही कोई उनके हिसाब से देशद्रोही रह रहा हो, तो क्या समाज को जानने का हक नहीं है? और आप एक कैबिनेट मंत्री होते हुए आपको ये बताना नहीं चाहिए? या तो उसमें गड़बड़ी है या आपकी नीयत में गड़बड़ी है। अगर आप बेगूसराय के होते तो बेगूसराय की जनता को देशद्रोही नहीं बोलते। दूसरी बात है, आज ही घटना जो घटी, किसी व्यक्ति ने अपना अधिकार जताते हुए, क्योंकि वो चरण में है, बोला 2 चरण में, तो आज वो चरण में है, तो जब चरण में आए तो किसी ने सवाल पूछ दिया, 5 साल तो आप काम नहीं किए, आप क्यों वोट मांगने आए हैं? या इस ढंग की बात, हम आपको क्यों वोट दें? हम बेगूसराय के बेटा को हरा करके आपको जिताए। तो बोले कि बेगूसराय का जो लोग है वो बाप से पैदा होता है और हम बरहिया के हैं, माँ से पैदा होते हैं। ये कैसी बात है? ये आपको कहीं लगता है कि ये सज्जनता की भाषा है? बिल्कुल नहीं। और एक कैबिनेट मंत्री के मुंह से ये शोभा देता है? ये तो सरकछाप भाषा है, ये मतलब एकदम से टुच्चे दर्जे की भाषा है। तो कहीं ना कहीं ये सब वजह है जिस कारण से बीजेपी का भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अपमान को सहन नहीं कर पा रहा है। मैं ऐसी बात जानता हूँ, गढ़हरा में एक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें इनके एक बहुचर्चित व्यक्ति हैं जिनको कई लोग, मैं तो नहीं बोलता हूँ, कई लोग उनका दलाल भी बोलते हैं, कमीशन वाले। उनके द्वारा बीजेपी के ही कुछ लोगों को स्टेज से अपमानित करके उतार दिया गया। उसमें वो भी लोग थे जो पहले के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के। ये सब घटनाएं जो हैं ये कहीं शोभा नहीं देता है। देखिए, बीजेपी ने आपको उम्मीदवार बना दिया, तो बीजेपी के अन्य लोग इतने घटिया दर्जे के हो गए, नीचे दर्जे का हो गए, जो आप उनको सबको अपमानित करना शुरू कर दिए, तो गलत बात है। यही है जिसके कारण से बीजेपी का कोई रिएक्शन मैं नहीं देखता हूँ। चलिए, तो मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि बेगूसराय में मुकाबला जो होने वाला है और मुकाबला जो चल रहा है, कुछ दिन के बाद, अब मात्र कुछ ही दिन बचा हुआ है, जो कि 13 तारीख का वोटिंग होने वाला है, और उसमें बेगूसराय में मुकाबला आपका कैसा चल रहा है? क्या लग रहा है, क्या आपको लगता है कि कौन जीत के आ रहे हैं? देखिए, अभी तक का जो माहौल है और अभी तक का जो पब्लिक रिएक्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि महागठबंधन बहुत तगड़े ढंग से फाइट दे रहा है। और इस फाइट में गिरिराज सिंह की भाषा, गिरिराज सिंह का बॉडी लैंग्वेज, उनके लड़कों के द्वारा किया जा रहा एक्शन, ये सब कहीं न कहीं धीरे धीरे उनका हर रोज़ वोट परसेंटेज घटाते जा रहा है। ये सत्य है।